आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में सुनने के बाद आप लोगों का जो रिश्तों पे विश्वास होता है वो उड़ जाएगा। होता कुछ इस कहानी में ऐसा है कि एक पत्नी अपने किराएदार से उसका जो संबंध होता है वह काफ़ी दिनों से होता है। उनके संबंधों के उनके प्रेम प्रसंगों के बीच में उसका जो पति होता है वह आया करता था और इसी वजह से वह जो पत्नी होती है अपने पति का कत्ल कर देती है और इतने शातिर तरीके से वह उसका अपने पति का कत्ल करती है। इस केस को सुलझाने में पुलिस को 2 से ढाई महीने लग जाते हैं, लेकिन इस केस को पुलिस वाले सुलझा नहीं पाते हैं। फिर लास्ट में जो उस व्यक्ति मरा हुआ होता है उसकी ही लड़की आकर इस केस को सुलझाती है और इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का जो खुलासा होता है वह करती है। यकीनन जब इस घटना को, इस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर क्या है इस घटना, इस कहानी की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है गाज़ियाबाद के। गाज़ियाबाद में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है लोनी, और लोनी इलाके के अंतर्गत की ये घटना है। लोनी इलाके में एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति का नाम था राजेंद्र गर्ग, और उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था बबीता। जो बबीता होती है ये 19 फरवरी 2023 के दिन वहाँ के नज़दीकी थाने में जाती है और नज़दीकी थाने में जाने के बाद अपने पति राजेश का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वो कहती है कि जो मेरा पति है वह 17 तारीख यानी 2 दिन से गायब है और वह गार्ड का ड्यूटी किया करता था और वह 2 दिन से घर नहीं आया है। और मैं सोचती हूँ कि वह 17 तारीख को जब गया था तो हो सकता है उसकी नाइट ड्यूटी लग गई हो 17 तारीख को। 17 तारीख की रात बीतती है, 18 को मैं सोचती हूँ कि जो उसकी ड्यूटी होती है दिन में वो हो सकता है वह कर रहा हो। और जब 18 का दिन भी बीत जाता है, जब 18 की रात आती है तो रात में भी वो व्यक्ति मेरा नहीं आता है, मेरा पति नहीं आता है। तब मैं समझ जाती हूँ मेरे पति के साथ कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं उसका रात भर इंतज़ार करती हूँ। जब वह 19 तारीख तक सुबह तक नहीं आता है तब मैं आपके यहाँ आकर रिपोर्ट दर्ज करा रही हूँ। जो पुलिस वाले होते हैं वह भी उसकी बात को मान जाते हैं और मानने के बाद उसकी जो रिपोर्ट होती है वो दर्ज कर लेते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वह 19 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वह जो महिला होती है वो अपने घर चली जाती है और घर आने के बाद वह किसी भी व्यक्ति को यह नहीं बताती है कि मैंने रिपोर्ट दर्ज करा के आई है, और चाहे जो भी अपने पति के बारे में वह किसी को भी नहीं बताती है। अपने नात रिश्तेदार चाहे कुछ भी जो भी होती थी उन सभी से बातें किया करती थी कि मेरा पति जो है वो खो गया है, लेकिन कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, कहाँ गायब हो गया है, कहाँ नहीं हुआ है। ये जो सारी बातें थी वो किसी को बताया नहीं करती थी। आखिरकार वह महिला थी, आखिर वह कैसे सोर्स लगाती और कैसे पुलिस वालों को या प्रेशर डालती कि वह उसके पति को खोजे। जो पुलिस वाले होते हैं वह जानते हैं आप लोग कि जब तक उन लोगों के ऊपर प्रेशर ना पड़े वह किसी काम को करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। बाकायदा 19 फरवरी 2023 को महिला रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वह घर चली जाती है और उसके बाद पूरा फरवरी जो होता है वह बीत जाता है। फरवरी बीतने के बाद आ जाता है महीना मार्च का। मार्च महीने में उस राजेश जो था उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था दीप्ति। उसकी शादी हो चुकी थी, वह अपने उसकी शादी हो चुकी थी, वह अपने घर पे थी और घर पे वहाँ से वह अपने माँ को फ़ोन करती है, यानी सौतेली माँ को फ़ोन करती है। वो कहती है कि मैं पिताजी को काफ़ी दिन से फ़ोन लगा रही हूँ और पिताजी जो हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आखिर क्या हुआ है, पिताजी कहाँ हैं। तो जो उसकी माँ होती है बबीता, वो बताती है कि तुम्हारे जो पिता हैं उनके साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और वह फरवरी महीने से ही गायब है। तो जो दीप्ति होती है वह गुस्सा होने लगती है अपनी माँ पे, कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इतना सब कहने के बाद वो जो दीप्ति होती है वह अपने मायके से यानी अपने ससुराल से वह आदेश लेती है और आदेश लेने के बाद अपने पिता को खोजने के लिए चली आती है। जो दीप्ति होती है उसकी शादी भी गाज़ियाबाद के नज़दीकी इलाके में उसकी हुई थी। जो उसकी शादी हुई थी उस इलाके का नाम था कबीर नगर। वहाँ से वह अपने पिता को खोजने के लिए चली आती है और आने के बाद वह थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद यह मामला पूरा फिर से खोलने की कोशिश करती है, खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वह क्या करे बातें चली जाती है और वह वहाँ जाती है जहाँ तक उसके पिता का संबंध था किसी भी व्यक्ति के साथ। वह सभी व्यक्तियों से मिलती है। ऐसे करते करते खोज तलाश करते करते उसका जो मार्च का महीना होता है वह भी बीत जाता है
और फिर महीना आता है अप्रैल का। अप्रैल में वह 10 अप्रैल को थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद पुलिस वालों से सख्ती से कहती है कि आप लोग मेरे पिताजी को खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वह तीखी आवाज़ जब उस दीप्ति का सुनते हैं तो वो लोग भी आक्रोशित हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे पिता को नहीं खोजेंगे, जाओ तुमको जो भी करना है कर लो। फिर वो जो लड़की होती है वो वहाँ से घर चली जाती है और वह 12 अप्रैल को वहाँ की तहसील में जन सुनवाई लगी हुई थी। डीएम साहब, एसपी साहब सभी लोग आने वाले थे। तो वह जो लड़की होती है वह 12 अप्रैल को अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो होती है वह दर्ज जो कार्रवाई होती है वह रिपोर्ट लेकर पहुंच जाती है डीएम साहब, एसपी साहब के पास। और वहां पे जाने के बाद रो रो कर गुहार लगाती है। जो एसपी साहब, डीएम साहब होते हैं वह कहते हैं ठीक है, हम नज़दीकी जो तुम्हारा थाना है उसमें उनको सख्ती करने के लिए, उनको तेज़ी करने के लिए काम में कर देते हैं। और वह जो होती है लड़की वह वहाँ से चली जाती है इतनी सब सुनने के बाद। लेकिन डीएम साहब, एसपी साहब भी इस मामले में कुछ नहीं करते हैं और 2 दिन बीत जाते हैं। फिर वह लड़की 15 अप्रैल को कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुँच जाती है और वहाँ पे जाने के बाद वह गुहार लगाती है और कहती है एसपी साहब से, कमिश्नर साहब से कि ऐसा ऐसा मेरे पिता के साथ हुआ है। तकरीबन 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो मेरे पिता को खोज नहीं रहे हैं। आखिर मैं क्या करूं, मेरे पिता को किसी न किसी तरीके से आप खोज दीजिए। जो पुलिस वाले, जो कमिश्नर साहब होते हैं वो पुलिस वालों को तलब कर लेते हैं, यानी कि एसपी साहब को पहले तलब किया जाता है। उसके बाद वह जो एसपी साहब होते हैं वह तुरंत उस नज़दीकी थानेदार को, जो उसके थाना का थानेदार होता है, उसको तलब करते हैं। उसके बाद यह जो मामला होता है यह सख्ती बरती जाती है इस मामले में कि अगर इस मामले को अगर छानबीन नहीं की जाएगी तो हमारा प्रमोशन रुक सकता है, हमारी जो नौकरी है वो भी जा सकती है। फिर कहीं इस मामले की शुरुआत से जांच होने लगती है। जो पुलिस वाले होते हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और उस लड़की के घर जाने के बाद उसके पिता उसके हर चीज़ का सब मामला जानते हैं और जानने के बाद उनको एक चीज़ समझ में आती है कि एक महिला जिसका नाम बबीता और वह उस व्यक्ति की पत्नी है जो कि व्यक्ति खो गया है, और वह एक बार रिपोर्ट दर्ज करवाती है। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वो महिला दोबारा फिर थाने का मुंह नहीं देखती है। वैसे किसी के परिवार का अगर कोई खो जाता है तो वह थाने का चक्कर लगा कर पुलिस वालों को परेशान कर देता है, फ़ोन कर पुलिस वालों को परेशान कर देता है। लेकिन ये महिला आखिर क्यों नहीं कर रही है? उन पुलिस वालों का जो शक होता है वो सोच लेते हैं कि दीप्ति तो नहीं इस मामले में कुछ, लेकिन इसकी जो पत्नी है बबीता, उसका न कुछ तो हाथ हो सकता है इसके कत्ल के पीछे या इसके गायब होने के पीछे। वह उस बबीता पे ध्यान देने लगते हैं और गुप्तचर से अपने जो होते हैं वह उसका राज जानने की कोशिश करने लगते हैं, उसका नेचर जानने की कोशिश करने लगते हैं। और इसी बीच में उस बबीता का जो सीडीआर होता है, सीडीआर लोकेशन और जो उसकी कार डिटेल्स होती है वो सब निकालने की कोशिश करते हैं। और निकालने में उनको पता चलता है कि उन्हीं का एक किराएदार है, यानी कि बबीता का एक किराएदार है जिसका नाम है अच्छे। उससे काफ़ी ज़्यादा दिन में 50-60 बार बात होती है, लेकिन बाकायदा वह पुलिस वाले उस बबीता को उठा नहीं सकते थे, उसे अरेस्ट नहीं कर सकते थे, उससे पूछताछ नहीं कर सकते थे। कुछ न कुछ तो उनको सबूत चाहिए था। वह जो बबीता होती है उस बबीता और अच्छे में पता चलता है कुछ दिन बाद, यानी कि 1 या 2 दिन बाद पता चलता है कि उन दोनों में जो काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग है। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह तुरंत उस बबीता और अच्छे को उठा लेते हैं। उठाने के बाद उन दोनों को ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग ये जो सच्चाई है इसको नहीं खोलोगे तो हम लोगों के पास बहुत सारा उपाय है तुम लोगों से सच्चाई उगलवाने का, और अगर हम अपने पे उतर आएँ तो सोच लो हम क्या क्या नहीं कर सकते हम। उसके बाद जो बबीता होती है वह रोने लगती है और जो अच्छे होता है वह भी रोने लगता है, और अच्छे रोते रोते हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना वर्ड कहते ही जो पुलिस वाले होते हैं उस अच्छे को एक अलग कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम जानते हो तोते की तरह बोलने लगो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा इसका अंजाम तुम नहीं जान सकते हो। जो अच्छा होता है वो बताने लगता है, वो बताता है कि जो बबीता है ये बबीता जो बबीता है वह राजेश की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी से दीप्ति जन्मी हुई थी, और जब वह सयान होती है यानी कि बड़ी होती है दीप्ति, तब उसकी माँ मर जाती है। उसके बाद उम्र जो होती है राजेश की वह तकरीबन 60 साल हो जाती है, और 60 साल की उम्र जब तक उसकी बेटी थी वह उसको खाना पानी हर चीज़ की सुख सुविधा दी करती थी।
लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो अपने घर चली जाती है, तो जो उसका पिता होता है वह अब अकेला सा रहने लगता है और उसको काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन के बारे में चिंता सताने लगती है। फिर वह एक पार्टनर की तलाश कर रहा था और ये जो बात थी वह सभी लोगों को बता रहा था कि मुझे एक पत्नी की ज़रूरत है। धीरे धीरे उसकी मुलाकात बबीता से होती है। बबीता भी जो होती है वो अभी, उसका जो पति होता है वो 2 बच्चों की माँ होती है और उसका जो पति होता है वो मर चुका होता है, जिसकी वजह से इन दोनों में प्रेम प्रसंग होता है और दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद ये लोग अच्छे तरीके से अपने घर में रहा करते हैं। लेकिन एक दिन राजेश को ये याद आता है कि मेरी उम्र जो है 60 साल हो चुकी है और मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, हो ना हो किसी न किसी दिन तो मुझे रिटायर होना है और आखिर में जब मेरे हाथ पाँव काम नहीं करेंगे तो मेरे परिवार जो है कैसे चलेगा। वह जो राजेश होता है वह सोच लेता है कि हमारा घर इतना बड़ा है, क्यों ना हम अपना जो एक रूम है उसको किराए पे दे दें, जो किराए से पैसा आया करेगा उससे हमारा जो घर का खर्चा है वो चला करेगा। वह एक किराएदार को ढूंढता है जिसका नाम अच्छे होता है। अच्छे को वह किराए पे दे देता है रूम और देने के बाद वह अच्छे से अपनी नौकरी कर रहा था। जो किराएदार अच्छे होता है उसकी नज़र जो होती है उसके मालकिन बबीता पे टिक जाती है, यानी कि दोनों में काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग हो जाता है। यानी धीरे धीरे उन लोगों में प्रेम प्रसंग बन जाता है और उन लोगों में संबंध भी बनने लगता है। जो उसका जो पति होता है वह चला जाया करता था, यानी कि राजेश गार्ड की ड्यूटी करने चला जाया करता था और ये दोनों घर पे अकेले होते थे। जब मन किया तब बात कर लिया करते थे, जब मन किया तब संबंध बना लिया करते थे और ऐसा इन लोगों में काफ़ी दिनों से चल रहा था। उसके बाद जो एक दिन राजेश होता है वह अपने पत्नी से आकर कहता है कि मुझे एक 25 एकड़ का प्लॉट लेना है। जो उसकी पत्नी बबीता होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि हमारे घर में एक नई ज़मीन खरीदाने वाली है, मेरा जो पति है वो एक नई ज़मीन खरीदने वाला है। लेकिन वही मजाक में वह हंसी में पूछ लेती है अपने पति से कि आखिर जो तुम ज़मीन खरीदने वाले हो वो किसके नाम से खरीद रहे हो। तो जो उसका पति होता है राजेश वो कहता है कि मैं ये ज़मीन जो है अपनी बेटी दीप्ति के नाम खरीदने वाला हूँ। इसके बाद जो उसकी पत्नी होती है मानो उसके अंदर तो भूचाल समझ जाता है, वह क्रोधित होने लगती है कि आखिर ये अपने बेटी दीप्ति के नाम से क्यों ज़मीन खरीद रहा है। वो सोचती है कि अब मैं अपने पति का जो काम है वो तमाम कर दूंगी, क्योंकि अब ये हमारे प्रेम प्रसंगों के बीच में आ रहा है और तो और ये जो सारे पैसे हैं वो अपनी बेटी पर लुटा रहा है। उसके बाद वह जो पत्नी होती है बबीता वह उसके कत्ल की पूरी तैयारी कर लेती है, उसको रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर लेती है और तैयारी में वो जो सारा दिन होता है वो मुकर्रर हो जाता है। सब दिन तारीख हर चीज़ फिक्स कर दी जाती है। उसके बाद तारीख आती है 16 फरवरी 2019। 16 फरवरी के दिन वह जो किराएदार अच्छे होता है वह कहता है कि मेरे भांजा का है वह जो काफ़ी ज़्यादा उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गया है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। जो बबीता होती है उसके यहाँ ये बात पहुँचती है। बबीता ये बात अपने पति के यहाँ पहुँचा देती है कि जो हमारा किराएदार है काफ़ी अच्छा किराएदार है, इसके यानी इसके भगने की यानी इसके भांजे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, हमें क्यों ना इसके साथ जाना चाहिए, उसको देखने के लिए जाना चाहिए। जो वह उसका पति होता है वह भी राज़ी हो जाता है कि ठीक है भाई, हमारा किराएदार है, इसका जो भांजा है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो हमें भी देखने के लिए जाना चाहिए। तो जो बबीता और राजेश और जो उसका किराएदार होता है वो अच्छे वह एक गाड़ी से निकलते हैं और निकलने के बाद शामली के लिए निकला जाता है और शामली के जाने के बीच में एक गांव पड़ता है। उस गांव के पास जो अच्छे होता है वो गाड़ी को रोकता है और जो राजेश होता है जब गाड़ी को रोकती है तो उससे पूछा है अच्छे से कि आखिर गाड़ी क्यों रोक रहे हो। तो जो अच्छे होता है वो बताता है कि मैं फ्रेश होने के लिए गाड़ी रोका हूँ। जो फिर उसके बाद राजेश होता है वो स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र होकर घूमने लगता है। फिर उसी टाइम जो उसकी पत्नी बबीता होती है और जो उसका नौकर अच्छे होता है वह ईंटों से उसको मारने लगते हैं और काफ़ी बार उसको मारते हैं और मारते मारते उसकी जान ले लेते हैं और वहीं पर उसको एक गन्ने का खेत होता है उसमें फेंक देते हैं। फेंकने के बाद बाकायदा वो लोग घर लौटते हैं, रात गुजारते हैं। गुजारने के बाद 17 तारीख को वो लोग पहुंचते हैं फिर दोबारा से और 18 तारीख को पहुंचते हैं, यानी वो 16 को कत्ल किए होते हैं। वो 17 को कत्ल किए होते हैं, मैंने 16 को बोल दिया था। वो 18 तारीख को फिर से वहाँ पहुँचते हैं और एक धारदार हथियार लेकर जाते हैं और धारदार हथियार लेके जाने के बाद वो लोग जाते हैं और उस
व्यक्ति का गला काटते हैं, यानी कि राजेश का गला काटते हैं। गला काटने के बाद उसका गला लेते हैं और एक पॉलीथीन में पैक करके वह लोग निकल जाते हैं बागपत। बागपत जाते वक्त एक नदी पड़ती है जिस नदी का नाम होता है कृष्णा नदी। उस नदी में उस राजेश का सर जो होता है वो फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वह बाकायदा वो लोग घर लौटते हैं और घर लौटने के बाद 19 फरवरी 2023 को ये जो उसकी पत्नी होती है वह जाती है और बड़ी मासूमियत से वह ये जो कत्ल होता है इसकी पूरी कहानी बताती है, यानी कि उसका पति खो गया है, ये सारी जो बातें होती है वो बता देती है। ये जो पुलिस वाले सुन रहे थे, इस बीच में तकरीबन 2 से ढाई महीना बीत चुका था और 2.5 महीने से जो पुलिस वाले थे वह कुछ भी इस मामले में नहीं कर रहे थे। लेकिन जो बेटी होती है वह घर से आती है, अपने पिता की चिंता जताती है और पिता के बारे में पूछताछ करती है, खोज पड़ताल करती है। तब जाकर कहीं पिता के कत्ल की पूरी जो कहानी होती है वो लोगों के सामने आती है। शायद से अगर वो बेटी ना आती तो ये जो कत्ल था यह दबा का दबा रह जाता और इस कत्ल की कहानी जो थी किसी को पता ही नहीं चलती। लेकिन जब ये कहानी लोगों को पता चलती है तो मानो यकीनन सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उसके बाद उस अच्छे और उस जो पत्नी थी बबीता पर मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज करके उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी की प्राइवेसी को लीक करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से उजागर करना है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।